जय हिंद। मैं शर्वरी दातिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की द्वितीय साल की विद्यार्थिनी हूँ और आज मैं आपसे ट्यूबरकुलोसिस पर बात करना चाहूंगी। क्षय रोग यानी कि टीबी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस जीवाणु से होता है, भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जिससे हर साल 2,20,000 मौतें होती है। WHO के 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की टीबी दरों का काफी बड़ा बोझ वहन करता है, जिसमें 9.6 मिलियन मामले की वैश्विक घटनाओं में से भारत 2.2 मिलियन मामलों का अनुमानित आंकड़ा दिया गया है, जो कि लगभग 1/4 हिस्सा होता है। टीबी के मामले अक्सर अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों में अधिक होते हैं। इससे पता चलता है कि इस बीमारी के बारे में हमारे समाज में कितनी कम जानकारी है और जागरूकता भी है। हाल ही में पूरी तरह से दवा प्रतिरोधक टीबी की खोज हुई है, जिससे यह समस्या और भी बदतर होती जा रही है। पर घबराएं नहीं, टीबी का सही समय पर निदान, इलाज, निवारण और नियंत्रण से 100% बचा जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं टीबी इस जटिल बीमारी जैसा कि हमने बताया, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया से होती है, जो हवा के माध्यम से फैलती है। टीबी किसी को भी हो सकती है, इसीलिए अब हम ये जानेंगे कि ये कीटाणु फैलता कैसे है और हमारे शरीर में ऐसा क्या करता है जिससे हम ये खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जब एक टीबी से ग्रसित व्यक्ति बात करता है, हंसता है या खांसता है, तो उसके मुंह से जीवाणुओं वाली उसकी लार की बूंदें निकलती है, जो कई घंटों तक हवा में फैली रहती है। जब उस हवा में कोई व्यक्ति सांस लेता है, तब ये जीवाणुओं वाली बूंदें उसके अंदर चली जाती हैं, जो उसकी श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाती है और वहां ये टीबी बैक्टीरिया अपने प्रतिरूप बनाते हुए संख्या बढ़ाने लगते हैं, जिसे रोकने के लिए हमारे शरीर के सैनिक यानी मैक्रोफेजेस उसे घेर लेते हैं और ग्रैन्युलोमा बना लेते हैं। इसी तरह फेफड़ों में टीबी फैलने से रोक लिया जाता है और इस अवस्था को लेटेंट टीबी कहा जाता है। पर अगर ये बैक्टीरिया ग्रैन्युलोमा तोड़कर आ जाए और अपनी संख्या बढ़ाने लगे, तब लेटेंट टीबी एक्टिव टीबी में बदल जाता है और मरीज टीबी से ग्रसित हो जाता है। इस अवस्था में ये मरीज अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमित होने का खतरा उन लोगों में अधिक होता है जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कम हो, जैसे HIV मरीज या जिन्होंने BCG का टीका ना लगवाया हो, डायबिटीज के मरीज, जो धूम्रपान करते हो, जो डायलिसिस पे हो या जो कुपोषित हो। टीबी अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे गर्भवती महिला से उसके नवजात शिशु को, और यदि टीबी का मरीज अपने बलगम को ही निगल ले तो उसे इंटेस्टिनल टीबी यानी कि आंतड़ियों की टीबी भी हो सकती है। इन दिखाए गए कारणों से अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? मैं प्रेरणा कोटांगले आपसे साझा करूंगी टीबी के लक्षण। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई 90% लोगों में फेफड़ों को संक्रमित करता है, जिसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेकिन ये फेफड़ों के साथ साथ शरीर के अन्य भागों को भी संक्रमित कर सकता है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और यदि ये एक ही समय पे एक से ज्यादा भागों को संक्रमित करे तो हम उसे डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे टीबी के लक्षण क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि टीबी हमें हो रही है या हो सकती है? टीबी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है अक्सर आपको ज्यादा थकावट लगना। अगर आप थर्मामीटर से टेम्परेचर जांच करेंगे तो शाम की तरफ एक लो ग्रेड फीवर होगा, मतलब हल्का हल्का बुखार। जितना आप सामान्यतः खाते हैं उससे थोड़ी कम भूख लग रही है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट ये टीबी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिससे हमारा वजन घटने लगता है। ज्यादातर लोगों में पल्मोनरी टीबी ही होती है। इसमें खांसी आपको लगातार बन जाती है। खांसी या तो सूखी भी हो सकती है या
उसमें खून या बलगम भी हो सकता है। रात में बुखार के साथ पसीना आ सकता है, ठंड लग सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है। अगर ये सब लक्षण किसी में है तो उसे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। टीबी शरीर के अन्य भागों में भी हो सकती है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। जैसे अगर इंटेस्टाइनल टीबी हो जाए, मतलब आंतड़ियों की टीबी, तो हमें खाने का मन नहीं करेगा, कभी कब्ज या दस्त हो सकता है या पाचन क्रिया में परेशानी हो सकती है। इन सब के अलावा टीबी अन्य भागों में भी हो सकती है, जैसे हृदय, त्वचा, मस्तिष्क, लसिका ग्रंथियां या हड्डियों में भी। इन सब के अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि टीबी गर्भाशय में भी हो सकती है, जिसके कारण हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं एक टीबी संक्रमित व्यक्ति 10 से 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है? एक पुरानी कहावत के अनुसार इलाज से बेहतर नियंत्रण है। तो आइए हम जानते हैं नियंत्रण के तरीके। खांसते, छींकते समय हमें मुंह को साफ रुमाल से या अपनी कोहनी से ढकना है। अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से 20 से 40 सेकेंड सामने दिए हुए स्टेप्स के अनुसार धोए। स्टेप 1, अपने दोनों हाथों को रगड़े। स्टेप 2, अपने हथेलियों का पीछे का हिस्सा रगड़े। स्टेप 3, उंगलियों के बीच से रगड़े। स्टेप 4, उंगलियों की पीछे हुए सतह को साफ करें। स्टेप 5, अंगूठों को साफ करें। और स्टेप 6, जो कि अपने नाखूनों को साफ करें। इन सब स्टेप्स के लिए आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर सकते हैं। बंद कमरे में ज्यादा समय न बिताएं। रोशनी वाले हवादार कमरे में अपना समय बिताएं। ये पाया गया है कि टीबी होने की संभावना उन लोगों में ज्यादा होती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे डायबिटीज, HIV, कैंसर के मरीज, कुपोषित लोग और वो लोग जो स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हो। अपने खानपान में ताजे सब्जियां, हरी सब्जियां, अधिक मात्रा में प्रोटीन शामिल करें, पर्याप्त पानी पिए, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, दारू इन सब का सेवन न करें। टीबी संक्रमित व्यक्ति ने ज्यादा लोगों के संपर्क में न आना चाहिए, इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थिति और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करें। अगर किसी व्यक्ति को लगातार खांसी और बुखार हो रहा हो तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। आइए अब देखते हैं फेफड़ों के टीबी की जांच और इलाज। आमतौर से मरीज के बलगम की जांच की जाती है, जिसमें सुबह का पीला गाढ़ा बलगम लेते हैं और उसमें टीबी के कीटाणुओं को ढूंढा और गिना जाता है। इस गिनती से हम टीबी का निदान ही नहीं बल्कि उसकी तीव्रता भी जांच सकते हैं। साथ ही मरीज के फेफड़ों का एक्सरे भी लिया जाता है, जो खासकर बच्चों में टीबी के निदान के लिए श्रेष्ठ है। इनके अलावा कई और परीक्षण आजकल के जमाने में किए जाते हैं, जैसे कि CB-NAT, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, खून की जांच इत्यादि। तो पूरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द टीबी का निदान हो और मरीज को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया जाए। टीबी एक जटिल बीमारी है, लेकिन इससे घबराए नहीं। इस बीमारी को जड़ से हटाने के लिए आवश्यक है 2 चीजें: डॉक्टरों की सलाह से समय रहते और मरीज तथा उनके परिवार की सक्रिय भूमिका। तो जो प्राइमरी यानी शुरुआती इलाज है, इसमें दिखाई गई 4 दवाइयाँ 2 महीनों के लिए दी जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया की गिनती कम हो। बीमारी को जड़ से हटाने के लिए इन दवाइयों को अगले 4 महीनों में कम किया जाता है, जिससे यह कोर्स लगभग 6 से 8 महीनों तक चलेगा। लेकिन आजकल के ज़माने में ड्रग रेजिस्टेंस एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधक टीबी के बैक्टीरिया हमारे प्राइमरी इलाज से नहीं मरते। यदि किसी का बलगम टीबी पॉजिटिव निकलता है तो उस पे CB-NAT लगाकर रेजिस्टेंस को जांचा जाता है। यह सारे इलाज डॉक्टरों की सलाह से ही लिए जाने चाहिए। बिना जांच इन दवाइयों को लेना या घरेलू नुस्खे करने से मरीज को हानि हो सकती है। टीबी के इलाज में मरीज की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि डॉक्टरों की।
बहुत बार देखा जाता है कि मरीज या तो समय पे दवाई नहीं लेता या तो थोड़ा ठीक महसूस होते ही इलाज बंद कर देता है। अब इसी अधूरे ट्रीटमेंट की वजह से पैदा होती है रेजिस्टेंस। इंडिया में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे समय रहते नियंत्रण में लाना जरूरी है। अब इसका निवारण है डॉट्स थेरेपी। इसमें मरीजों को नर्स या डॉक्टर की निगरानी में हफ्ते में 3 बार दवाई दी जाती है ताकि कोई लापरवाही ना हो। साथ ही मरीज को प्रोटीन रिच यानी कि पौष्टिक खाना खाने की सलाह भी दी जाती है। मरीजों की सहायता के लिए सरकारी अस्पतालों में खास डॉट्स कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिससे सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं बल्कि टीबी से लड़ने की सही सुविधाएं भी दी जाती है। डॉट्स थेरेपी का यह कदम टीबी से निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उपचार सही समय पर ना लेने से टीबी के दिखाए गए कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जो मरीज के लिए भयानक साबित हो सकते हैं। अगर मरीज और उसका परिवार अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाते हैं तो टीबी जैसी गंभीर बीमारी को भी हराया जा सकता है।